गांव में सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के थे। सोहन कोमल स्वभाव का और गुस्सा न करने वाला मेहनती इंसान था, जबकि मोहन एक कठोर स्वभाव और ज्यादा गुस्सा करने वाला, मेहनत ना करने वाला इंसान था। सोहन और मोहन को उनके पिता की वसीयत में एक एक घर और बराबर जमीन मिली थी, लेकिन सोहन ने मेहनत करके अपनी तरक्की की थी, जबकि मोहन कुछ तरक्की नहीं कर पाया था। सोहन की तरक्की की वजह से मोहन को ईर्ष्या होती थी। दोनों एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। पता नहीं क्या करूं, सोहन तो मुझसे इतना आगे निकल जा रहा है और मैं इसी हालत में पड़ा हुआ हूँ। सोहन और मोहन दोनों शादीशुदा थे। सोहन और मोहन दोनों की पत्नियां बहनों की तरह रहती थी। मोहन के गुस्सैले स्वभाव की वजह से कई बार पति पत्नी के बीच अनबन होती थी। गुस्सैल स्वभाव की वजह से कोई मोहन के खेत में काम करना भी नहीं चाहता था। मोहन की आर्थिक हालत को देखकर एक भाई के नाते सोहन कई बार मोहन की मदद करता, लेकिन मोहन को इसकी जरा भी कद्र नहीं थी। दोनों भाई किसान थे। सोहन रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में जाता, जबकि मोहन के जाने का वक्त कभी तय नहीं होता था। इसी मेहनत की वजह से हर बार सोहन की फसल अच्छी होती और मोहन की फसल कुछ खास नहीं होती। एक दिन की बात है, सोहन को खेत से आते हुए शाम को बहुत देर हो गई। वापस आते हुए रास्ते में उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो किसी लड़की के रोने की आवाज है। इतनी देर शाम को कोई यहाँ क्या कर रहा होगा, देखता हूँ। उसने आसपास देखा तो एक पेड़ के पीछे एक लड़की रो रही थी। उसने उसके कपड़े देखे तो उसे कुछ अजीब सा लगा। इस लड़की के कपड़े तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी हो। उसने उस लड़की को रोता देख उससे पूछा, तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? मैं एक परी हूँ और परी लोक से आई हूँ। हम सब परियां धरती लोक पर खेलने आई थी। मैं सबसे छोटी परी हूँ और गलती से खेलते खेलते बाकी परियों से बिछड़ गई और नीचे ही रह गई। बाकी सब परियां वापस परीलोक चली गई। खेलते खेलते मैं ठोकर खाकर गिर गई और मेरी छड़ी टूट गई। अब मैं वापस भी नहीं जा सकती। अब तुम क्या करोगी? मुझे छड़ी ठीक होने तक यहीं रहना पड़ेगा, लेकिन मैं कहाँ रहूंगी? मुझे ये छड़ी कौन ठीक करके देगा? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो छड़ी ठीक होने तक तुम मेरे घर रह सकती हो। फिर सोहन उस परी को लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को परी के बारे में बताया। सोहन और उसकी पत्नी ने छड़ी ठीक होने तक परी को अच्छी तरह से रखा। सोहन पास के शहर गया और एक मिस्त्री से छड़ी ठीक करवा कर लाया। परी दोनों के ऐसे प्यार भरे व्यवहार से बहुत खुश हुई। फिर जाने का वक्त आ गया। आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। मैं आपकी इस व्यवहार से बहुत खुश हुई हूँ। फिर उस परी ने अपनी छड़ी के जादू से एक और जादुई छड़ी मंगवाई और उस छड़ी को सोहन को दिया और कहा, ये एक जादुई छड़ी है। इस छड़ी से आप जो मांगोगे आपको मिलेगा, लेकिन हमारी परिलोक के नियम के अनुसार हम किसी को ये छड़ी 2 दिन से ज्यादा वक्त के लिए नहीं दे सकते। इसलिए आपको जो भी मांगना हो 2 दिन के अंदर मांग लेना और 2 दिन के बाद इस छड़ी का जादू अपने आप खत्म हो जाएगा। इतना कहकर परी चली गई। सोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने छड़ी से अगले दिन अपनी ख्वाहिशें मांगने का तय किया। सोहन और मोहन की पत्नियां 2 बहनों की तरह रहती थी। सोहन की पत्नी ने मोहन की पत्नी को इस जादुई छड़ी के बारे में बताया। इस बारे में किसी और को मत बताना। हाँ, नहीं बताऊंगी। अगले दिन मोहन की पत्नी ने इस जादुई छड़ी के बारे में मोहन को बताया। अब तो सोहन और धनवान हो जाएगा और मेरी हालत ऐसी ही रहेगी। मोहन का स्वभाव गुस्से वाला तो था ही, साथ ही सोहन की तरक्की की बात सुनकर उसे और गुस्सा आने लगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। आज रात को जाकर देखता हूँ कि वो छड़ी कहाँ रखता है
और उस छड़ी को ही तोड़ देता हूँ। उस दिन सोहन और उसकी पत्नी को जो भी मांगना था उस छड़ी से मांगा। गाड़ी, बड़ा घर, ऐशो आराम, सब कुछ। अब उनको किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। अब तो हमारे पास सब कुछ है, अब हमें इस छड़ी की जरूरत नहीं है। अब क्या करें? हम इस छड़ी को मोहन भैया को दे देते हैं। सही बोल रही हो तुम। हम कल सुबह जाकर इस छड़ी को मोहन को दे देंगे। उधर मोहन छुपकर सब देख रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सोहन अगले दिन जादुई छड़ी उसे देने वाला है। छड़ी को अलमारी में रखते हुए मोहन ने देख लिया। जब रात में सब सो गए तब मोहन वो छड़ी चुरा कर ले गया। मैं इस छड़ी को ही तोड़ देता हूँ। अब देखता हूँ सोहन कैसे पैसे वाला बनता है। और उसने गुस्से में आकर उस छड़ी को तोड़ दिया। अगले दिन मोहन सोहन के घर में छुपकर देख रहा था कि सोहन क्या करता है। सोहन ने सुबह उठकर अलमारी में देखा तो छड़ी नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा, अरे इस छड़ी को किसने तोड़ दिया? मुझे नहीं पता। अब इस छड़ी को ठीक करने के लिए तो मुझे शहर जाना पड़ेगा और तब तक तो रात हो जाएगी। अब हम मोहन को कैसे देंगे छड़ी? अब हम क्या कर सकते हैं? शायद भगवान को यही सही लगा। अब हमें इस बात को यही दबा देना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे मोहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। दोनों पति पत्नी उदास हो गए, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। इतना बोलकर वो अपने काम पर लग गए। मोहन खिड़की से ये सब सुन रहा था। ये सब देख और सुनकर मोहन दंग रह गया। उसने अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसके गुस्से की वजह से आज उसका कितना नुकसान हो गया। अगर उसने अपने गुस्से पर काबू रखा होता तो आज उसके पास वो छड़ी होती। गरीब की जादुई किताब। एक गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम अजय था। अजय अपने गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। अजय के माता पिता बहुत गरीब थे। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। गांव के दूसरे बच्चों को देखकर अजय अपने माता पिता से कहा करता था कि मुझे भी इनके जैसे कपड़े और खिलौने चाहिए, परंतु उनके माता पिता के पास सिवाय उसको दिलासा देने के और कुछ नहीं था। अजय गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने जाता था। अजय अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई में सबसे तेज था। वह अपनी कक्षा में हमेशा अधिक नंबर लाता था। उसके अधिक नंबर लाने के कारण स्कूल के फंक्शन में उसको खूब इनाम मिलता। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में अजय का स्कूल बह जाता है। अजय के गांव में वही एक स्कूल था। अब अजय अपनी शिक्षा से वंचित हो जाता है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। अजय अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूल जाता है। गांव से दूर एक स्कूल था। उस स्कूल में पढ़ने के लिए लाखों रुपयों की आवश्यकता थी, इसीलिए अजय का वहां एडमिशन नहीं हो सका। परंतु अजय के पिता उसको खूब पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए अजय के पिता ने अपने सारे खेत बेचकर अजय का एडमिशन उस महंगे स्कूल में करवा दिया। अजय अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूल चुका था, इसीलिए वह परीक्षा में फेल हो गया। अजय रोता हुआ घर आता है और अपने रिजल्ट के बारे में अपने पिता को बताता है। पिताजी, मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं बेटा, फेल पास लगा रहता है, अगली बार पास हो जाना। लेकिन अजय दोबारा भी फेल हो जाता है और अजय के पिता यह खबर सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर इस बार तुम कक्षा में अव्वल नहीं आए तो तुमको घर से निकाल दिया जाएगा। पापा, अगर आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? तुमको जहाँ भी जाना है चले जाना, मगर लौट कर वापस घर नहीं आना। अजय के दोबारा फेल होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के बूढ़े बच्चे सभी अजय का खूब मजाक उड़ाते हैं, खूब ताना देते हैं। वे अजय को फेलियर कहकर चिढ़ाते हैं। अजय का इन बातों से बहुत दिल दुखता है और वह रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अजय इस बार खूब मेहनत करता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है, मगर वह तीसरी बार भी फेल हो जाता है। अजय ने सोचा कि अगर वह घर जाएगा तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसको घर पर बहुत मार पड़ेगी। मारने पीटने के बाद उसको घर से निकाल दिया जाएगा। यह सब सोचकर
अजय घर नहीं जाता बल्कि कहीं और चला जाता है। अजय के घर वाले बहुत परेशान होते हैं। उन्होंने स्कूल जाकर देखा तो स्कूल में अजय नहीं मिला। फिर अजय के पिता और गांव वालों ने अजय को पूरे गांव में ढूंढा, मगर वह फिर भी नहीं मिला। शायद अजय इस बार भी फेल हो गया है, इसीलिए भाग गया। जब वो नहीं पढ़ पा रहा था तो उसको खेती बाड़ी कराना चाहिए था। हाँ, शायद आप लोग ठीक कहते हो। अजय गांव से बहुत दूर जा चुका था। अजय को खुद भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रहा है। चलते चलते उसको एक झोपड़ी दिखी। अजय उस झोपड़ी के करीब गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक अजीबोगरीब व्यक्ति निकला और अजय को घर के अंदर बुलाया। अजय ने उस व्यक्ति को सारी बातें बताई। उस व्यक्ति ने अजय को कुछ बिस्किट दिए और बिस्किट खाकर वह सो गया। जब वह सुबह उस व्यक्ति के घर से जाने लगा तो उसने अजय को एक जादुई किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हारी मदद करेगी। अजय ने किताब लिया और उस व्यक्ति को धन्यवाद देकर चला गया। अजय ने सोचा, अब मैं घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा, मगर वह अपने गांव वालों को कुछ बनकर दिखाना चाहता था। इसीलिए वह चलते चलते शहर आ गया। अजय को शहर में एक स्कूल दिखाई पड़ा। अजय स्कूल के अंदर गया और वहाँ के टीचर से कहा, मुझे इस स्कूल में एडमिशन चाहिए। अपना रिजल्ट दिखाओ। अजय रिजल्ट दिखाता है। रिजल्ट देखकर वहाँ के टीचर ने अजय से कहा, तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत खराब है, तुमको यहाँ कैसे एडमिशन दिया जाए? सर, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, आप एक बार मुझे एडमिशन दे दीजिए। अजय की यह बात सुनकर टीचर ने कहा, ठीक है, कल हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अगर तुमने टेस्ट पास कर लिया तो तुमको एडमिशन दे दिया जाएगा, वरना तुमको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। फिर अजय वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। वह सोचने लगा कि मुझे बहुत अधिक पढ़ना लिखना तो नहीं आता, आखिर मैं टेस्ट कैसे पास करूँगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना कुछ पढ़ ही लिया जाए। उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक किताब निकाली। उसके हाथ में वही किताब आई जो उस व्यक्ति ने उसको दिया था। अजय ने वह किताब खोली तो उस किताब से एक आवाज आई, अजय, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। यह देखकर अजय हैरान रह गया कि किताब से आवाज कैसे आ रही है। अजय ने किताब से पूछा, तुम कौन हो? मैं एक जादुई किताब हूँ। तुम मुझे कैसे जानती हो? जिसने तुमको ये किताब दिया है वो मेरे मालिक है और मेरे मालिक ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मुझसे तुम जो सवाल पूछोगे मैं उसका उत्तर तुम्हें बता दूंगी। ए जादुई किताब, मुझे बताओ कि कल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। किताब ने अजय को वो सब बता दिया जो टेस्ट में अजय से पूछा जाने वाला था। तो अजय रात भर वही याद करता रहा। बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद अजय ने वो सब याद कर लिया और टेस्ट देकर पास हो गया। इस तरह अजय को उस स्कूल में एडमिशन मिल गया। अजय उसी स्कूल में हॉस्टल में रहने लगा। जब भी उसकी परीक्षा आती वह जादुई किताब से सारे प्रश्न के उत्तर पूछ लेता और जादुई किताब उसे सारे उत्तर बता देती। अजय उन सारे उत्तरों को बहुत ध्यान से पढ़ता और कई दिनों के परिश्रम के बाद वह सब कुछ याद कर लेता। इस तरह वह परीक्षा में सारे प्रश्नों का उत्तर देकर अव्वल नंबर से पास हो जाता और उसे क्लास में अव्वल आने के कारण बहुत सारे इनाम भी मिलते। धीरे धीरे पास होते होते वह लॉ कॉलेज में पहुंच गया। लॉ कॉलेज में भी अव्वल नंबर से पास होकर वह बड़ा जज बन जाता है। अजय के जज बनने के बाद उसकी पोस्टिंग उसी के गांव की कचहरी में हो जाती है और सरकार की तरफ से उसे बड़ा सा बंगला मिलता है। उधर गांव में अजय के पिता को खून के झूठे इल्जाम में जेल हो चुकी होती है और एक दिन अजय के पिता की कचहरी में पेशी होती है। उस दिन अजय का कोर्ट में पहला दिन रहता है। अजय के पिता को बुलाया जाता है। अजय अपने पिता को देखकर पहचान लेता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन अजय का पिता अजय को नहीं पहचान पाता। मुकदमा शुरू होता है और अजय के पिता के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता। इसीलिए अजय अपने पिता को बाइज्जत बरी कर देता है। एक दिन के बाद अजय जज के कपड़ों में अपने घर जाता है। अजय के पिता और सारे गांव वाले उसको देखकर खड़े हो जाते हैं, परंतु कोई भी अजय को पहचान नहीं पाता। जज साहब, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे बुलवा लेते। आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? अजय के पिता और गांव वाले कहते हैं, नहीं, आप कौन हैं?
फिर अजय सबको अपनी कहानी सुनाता है। अजय की कहानी सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और पिता रोते हुए अपने बेटे अजय को गले लगा लेता है। अजय अपने परिवार के साथ अपने बंगले में जाकर खुशी खुशी रहने लगता है। जादुई साड़ी। सीता अपने बेटे रमेश और पति सुरेंद्र के साथ रहती थी। सुरेंद्र एक कंपनी में बहुत ही अच्छे पद पर काम करता था। सीता और उसके परिवार की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। सुनिए जी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आज आप कृपा करके जल्दी आ जाइए। अरे आज तुम्हारा व्रत है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं अपना ऑफिस का काम कल निपटाकर आज छुट्टी ले लेता ना। अरे मैं तो भूल ही गई। अब तो आपको पता चल गया है ना, तो आज आप जल्दी आ जाइए। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। सुरेंद्र जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकलता है और वहीं दूसरी ओर सीता अपने काम में व्यस्त हो जाती है। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और व्रत खोलने का समय आ जाता है। सुरेंद्र भी अपनी ऑफिस से जल्दी निकल जाता है। सीता व्रत तोड़ने की तैयारी करने लगती है। वह एक दुल्हन की तरह तैयार होती है और पूजा करती है। करवा चौथ की पूजा तो मैंने कर ली, बस ये जल्दी आ जाए तो उन्हें और चांद को देखकर अपना व्रत पूर्ण कर लूंगी। अचानक से सुरेंद्र का सीता को फोन आता है और वो सीता से कहता है, सीता मैं रास्ते में हूँ, तुम तैयार हो ना? तुमने करवा चौथ की पूजा कर ली? हाँ, मैंने करवा चौथ की पूजा कर लिया। आपका ही इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं आप कहाँ रह गए हो। अरे यहाँ बहुत ट्रैफिक है, मैं रास्ते में ही हूँ, बस कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। सीता और सुरेंद्र बातें करते रहते हैं। उसी समय अचानक से एक आवाज आती है और आवाज बंद हो जाती है। इतने में सीता की पड़ोसन निशा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ सीता, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अरे बहन ऐसा मत कहो, मैं उनसे मोबाइल पर बात कर रही थी, तेज आवाज हुई और फोन कट गया। अरे बाप रे, ये तो घोर अनर्थ हो गया। आज करवा चौथ के दिन ही इतना बड़ा आघात। निशा ये क्या अशुभ बोल रही हो? सीता अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। निशा ने मुंह फेरा और कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए अपने घर चली गई। सीता को बस इतना ही पता था कि कुछ तो हुआ है। एक आदमी सीता के घर आकर उसकी हालत के बारे में उसकी पत्नी से बता देता है कि सुरेंद्र का एक्सीडेंट हुआ है। सीता रो रो कर अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। वो डॉक्टर से सुरेंद्र की हालत के बारे में पूछती है। मेरे पति की तबीयत अब कैसी है डॉक्टर साहब? सुरेंद्र खतरे से बाहर है, लेकिन क्या? एक्सीडेंट बहुत भयंकर था, जिस वजह से तुम्हारे पति के पैरों में काफी चोट आई है। अब वो पहले की तरह चल नहीं सकते, बस वो एक व्हील चेयर के सहारे ही यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि सुरेंद्र जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक्सीडेंट के कारण सुरेंद्र के दोनों पैर खराब होने का उसे बहुत ही ज्यादा दुख था। कुछ महीने गुजर जाते हैं। सीता के पास बचा खुचा जो भी पैसा था वो सब घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। अब उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते। मजबूरी में आकर उसे घर घर जाकर काम करना पड़ा। वह सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर लोगों के घर काम करने लगी। एक दिन सीता काम करके घर पर लौटी, तभी सुरेंद्र ने उसे कहा, आज तुम्हें ये दिन मेरी वजह से ही देखना पड़ रहा है। कहाँ तुम्हें मैं रानी की तरह रख रहा था और आज देखो तुम्हें नौकरों वाली काम करना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा होता मैं मर जाता, तुम्हें ऐसी हालत में तो नहीं देखता। आप अपने आप को मत कोसिए, भविष्य में क्या होगा वो हमें कैसे पता होगा। जैसे आपको मुझे इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके पैर ठीक हो जाए। सीता बहुत ही धार्मिक औरत थी। वो शनिवार मंदिर जाकर अपने पति सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन सीता अपने घर की साफ सफाई करती रहती है, तभी उसकी नजर अपनी माँ के संदूक में पड़ती है। सीता को अचानक अपनी स्वर्गवासी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, ये संदूक मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दे रही हूँ। इस संदूक को तुम तभी खोलना जब तुम पर कोई मुसीबत आएगी। सीता मन ही मन बोलने लगी, इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। मेरे पति बिस्तर में पड़े हुए हैं, घर का खर्चा जैसे तैसे चल रहा है,
जहाँ 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। शायद ये संदूक खोलने का समय आ गया है। सीता ने वो संदूक खोला। उस संदूक में एक बहुत ही प्यारी साड़ी थी। सीता को साड़ी देखकर बहुत गुस्सा आया। एक साड़ी मेरी मुसीबतों को कैसे हल करेगी? मैंने कितनी उम्मीद से ये संदूक खोला, सोचा कि इसमें पैसे या जेवर होंगे, इसमें तो सिर्फ एक साड़ी है। अब मैं क्या करूं? एक ही उम्मीद थी, अब वो भी टूट गई। सीता गुस्से में वो संदूक बंद करती है। अचानक से वो साड़ी चमकने लगी। सीता चौंक जाती है। अरे ये साड़ी अचानक से चमकने कैसी लगी? सीता वो साड़ी अपने हाथ में लेती है। साड़ी लेते ही उसके नीचे एक चिट्ठी रहती है। चिट्ठी उसकी माँ की रहती है, जिसमें लिखा था, बेटा जैसे ही तुम्हें ये साड़ी मिलेगी तो इस साड़ी को पहन लेना। साड़ी पहनते ही उस साड़ी का चमत्कार शुरू हो जाएगा। ये एक जादुई साड़ी है जो मैंने तुम्हें एक आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे बुरे वक्त के लिए दिया है। मुझे ये साड़ी एक बाबा ने दी थी जब मेरी एक मन्नत पूरी हुई थी। सीता चिट्ठी पढ़ते ही वो साड़ी पहन लेती है। साड़ी पहनते ही उसके पति का पैर ठीक हो जाता है। सीता, ये तो कमाल हो गया, मेरे पैर ठीक हो गए। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ। तुम्हारी प्रार्थना आज भगवान ने सुन ली। ये चमत्कार मेरी प्रार्थनाओं की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इस साड़ी की वजह से हुई है। ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दी थी। जादुई साड़ी मिलते ही सीता और सुरेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं था। सीता उस जादुई साड़ी से जो कुछ भी मांगती वो उसे पूरा कर उसके सामने रख देती। सुरेंद्र अब पहले जैसे नौकरी करने लगा। सीता भविष्य के बारे में सोचकर एक दुकान खोलती है। एक दिन सीता की पड़ोसन निशा उसकी साड़ी के चमत्कार को देख लेती है और वो मौका पाकर वो साड़ी को चुराकर अपने घर ले जाती है। ए जादुई साड़ी, मुझे सोना चांदी हीरा मोती रुपए दे दे, मेरे सारे घर भर दे, घर में उजाला कर दे। निशा देखती रही लेकिन कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ। वो गुस्से में आ गई। मुझे तो कुछ नहीं दे रही है, इसलिए अब मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। निशा उस साड़ी में आग लगा देती है और देखते ही देखते आग प्रचंड रूप धारण कर लेती है। उसकी सभी साड़ियाँ आग में जलने लगती है। वो देखती है कि जादुई साड़ी दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। अरे बचाओ, आग लग गई, मेरा घर जल जाएगा। ये क्या हो गया? मर जाऊंगी, कोई तो आओ। तुम मुझे जलाने चली थी, अब देखो तुम्हारी साड़ियों को जलाने से तुम्हारे घर में बड़ा उजाला हो रहा है। इतना कहकर जादुई साड़ी वहाँ से उड़कर सीता के घर में पहुँच गई। निशा को उसके करनी का दंड मिल गया और जादुई साड़ी सीता की संगिनी बन गई।